मायके का दहेज। रीमा के पिता बहुत बीमार थे। वो अपने पूरे परिवार को पास बिठाकर कहते हैं, मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने मेरी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी रीमा और बेटे आशीष को बराबर का हिस्सेदार बनाया है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा परिवार मेरे जाने के बाद भी इतना ही खुश रहे जितना आज है। पापा पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, अब जल्दी ठीक हो जाओगे पापा। बेटा, मुझे जितनी सेवा करवानी थी तुमसे वो करवा ली। अब मेरे जाने का वक्त है। तुम बस मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना। अब तुम ही इस घर के मुखिया हो। जाते वक्त एक ही दुख है कि मैं अपनी बेटी को आखिरी बार नहीं देख पाऊंगा। जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी आप इस घर के मुखिया हो, आपको ही संभाला ये परिवार, कुछ नहीं होगा आपको। आशीष की माँ, बस अब मुझे जाने दो, मुझे आराम करना है। अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है। इतना बोलते ही पवन को अटैक पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन रीमा को इस बात का पता नहीं था कि उसके नाम पर प्रॉपर्टी है। पवन के अंतिम संस्कार के बाद आशीष और विनीता अपने कमरे में बैठे बात कर रहे थे। बेटी को बराबर का हिस्सेदार बना दिया। मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि किसी बेटी को उसके बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला हो। तुम्हारे आगे इतना सब हुआ, तुम बोल नहीं सकते थे क्या? अब क्या ही कर सकते हैं, पापा ने तो आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी है। भला उस वक्त मैं बोलता भी क्या? तुम तो चुप ही रहो। अपने बाप के सामने तो कभी बोल नहीं पाए। तुम बस यहाँ औरतों की तरफ बैठे रोते रहो। उस वक्त अगर बोल देते ना तो आज तुम्हारी बहन हिस्सेदार नहीं बनती। अरे पापा ने प्रॉपर्टी बांट दी, इसमें मैं क्या करता? उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बांट दी। ध्यान से सुन लो, पापा की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और मेरी है। उसमें मैं किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। भला इस दिन के लिए तुम्हारे बाप ने हमसे सेवा करवाई थी कि जाते वक्त प्रॉपर्टी बांट कर जाए। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो बहन के नाम ही होगी। विनीता को आशीष पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो एक प्लान सोचकर आशीष को बताती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। इसलिए अब जैसा मैं कहती हूं तुम वैसा ही करना। फिर देखो कैसे ये सब तुम्हारा होता है। बोलो, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही करूंगा, बस। जब तक रीमा यहाँ है ये प्रॉपर्टी तुमको नहीं मिल सकती। लेकिन अगर उसके लिए कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो दहेज ना ले तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है आज के समय में जो दहेज ना ले। अरे हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम दहेज के सख्त खिलाफ है, ताकि हमको रीना की शादी में दहेज ना देना पड़े। तुम बस ऐसा रिश्ता ढूंढो और उसको घर से निकालो, ताकि उसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता ही ना चले। अरे पर ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? अरे ढूंढने से मिल जाएगा। बस हमको पहले रीमा के दिमाग में ये डालना है कि उसकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और तुमको कर्जा लेकर उसकी शादी करनी पड़ेगी। मैं रीमा को ये सब नहीं समझा पाऊंगा। तुम बस ऐसा रिश्ता ढूंढो, रीमा को मैं समझा दूंगी। ठीक है, मैं देखना शुरू करता हूँ। कुछ दिन बाद आशीष एक रिश्ता लेकर आता है। सारी बातें होने के बाद रीमा और वरुण की शादी तय हो जाती है। लेकिन अब विनीता रीमा को समझाती है और कहती है, भाभी क्या हुआ? जब से मेरी शादी तय हुई है अब बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? रीमा, परेशानी की बात यह है कि तुम्हारे भैया पहले से ही कर्जे में डूबे हैं और तुम्हारी शादी के बाद और भी कर्जा हो जाएगा। अब बस यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे भैया कैसे अकेले इतना कर्जा उतार पाएंगे। यही सोच सोच कर परेशान हूँ मैं। अच्छा भाभी, मुझे लगा आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है रीमा, मैं तो खुश हूँ। बस तुम्हारे भैया की चिंता है कि वो शादी की तैयारी कैसे कर पाएंगे। भाभी आप मुझे खुलकर सारी बात बताओ, आखिर इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं भी नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद भैया सारा कर्जा भरे। देखो रीमा, वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं और ये बात तुम्हारे ससुराल वाले मान भी गए हैं, लेकिन वो बड़े लोग हैं, इसलिए शादी में 500-600 लोग लेकर आएंगे, जिनका खाने का खर्चा बहुत हो जाएगा। हाँ भाभी, ये तो सच कहा आपने। रीमा, तुम वरुण से बात करके उनको मनाओ ना कि वो शादी में 100 से 150 लोग ही लेकर आए और शांति तरीके से शादी करें, जिससे तुम्हारी शादी के बाद कर्जा निपटाने, घर और माँ की देखभाल में तुम्हारे भैया को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि अब सब अकेले तुम्हारे भैया को ही तो देखना है। जी भाभी, मैं वरुण से बात कर लूँगी और जितना हो सकता है उतना कम खर्च में शादी करने के लिए कहूँगी। आप चिंता मत करो।
वो लोग ना अच्छे हैं, मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मुझे पता है मेरी ननद बहुत समझदार है, वो सब संभालेगी। भगवान ऐसी ननद सबको दे। रीमा वरुण से कम लोग लाकर सिंपल और सोबर तरीके से शादी करना चाहती है। ये बात जब उसे बताती है तो उसकी सास आशा को भी ये बात बहुत पसंद आती है। बहू ने तुमसे ऐसा कहा बेटा? हाँ पापा, मेरी उससे बात हुई तो रीमा ज़्यादा महंगी शादी के लिए मना कर रही थी। वो सिंपल और शांत तरीके से शादी करना चाहती है, जिसमें लोग भी कम हो और शोर शराबा भी ना हो। अरे वाह, ऐसा कहा मेरी बहू ने। मेरी बहू तो बहुत समझदार है। माँ बिल्कुल यही कहा है आपकी बहू ने। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। आज के ज़माने में ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती है जो इस तरह शादी करना चाहती हो। सबको दिखावा करना होता है, लेकिन मेरी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ये बात तो है आशा, हमारी बहू बहुत सिंपल और होशियार है। अच्छा है कि हमें ऐसी बहू मिली। बेटा तुम बहू से कह देना वो जैसा चाहती है उसी तरीके से हम शादी करेंगे। हम सब उसी में राज़ी हैं जिसमें बहू राज़ी हो। ठीक है माँ, मैं उसको बोल दूंगा। कुछ दिन बाद कमला के गेट पर बारात आती है। आशा बहुत धूमधाम से बारात लाती है। बारात देखकर विनीता आशीष से कहती है, अरे ये लोग तो बहुत धूमधाम से बारात लेकर आए हैं और सारे रीति रिवाज भी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी होने तक हमारा खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना बिन बात के ही खर्चा बढ़ जाएगा। अरे जो भी हो, अब बारात सर पर आ गई है तो कुछ मना भी तो करना अच्छा नहीं लगेगा। अब तो लगता है जेब से पैसे निकालने ही पड़ेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं अभी रीमा से बात करूंगी और उसको समझा दूंगी। तुम बस कोई पैसा वैसा मत देना। ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, कोई हंगामा खड़ा मत कर देना। अरे तुम चिंता ना करो, तुम जाकर बारातियों के खाने पीने को देखो, बाकी सब मैं संभालूंगी। उधर आशा के रिश्तेदारों को कम खर्च में की गई शादी की तैयारियां पसंद नहीं आती और वो खाने की शिकायत आशा से करते हैं। आशा सबको शांत रहने के लिए कहती है, अभी यहाँ आप लोग कुछ मत कहिए। वो लोग परेशान होंगे तो मेरी बहू को बुरा लगेगा। ये सब शादियों में तो होता ही रहता है। मेरा मान रख लीजिए और कुछ मत कहिए। देख लो भाभी, ये लोग ना तुमको बेवकूफ़ बनाकर अपना सारा खर्चा बचाना चाहते हैं। इन लोगों ने तो कोई रस्म भी ठीक से नहीं की। तुम तो बिल्कुल गरीब घर से लड़की लेकर आ रही हो क्या? हैं, जो इन लोगों की जेब से 1 रुपया नहीं निकलता रीति रिवाज के लिए। आशा को परेशान देख कमला उनके पास जाकर कहती है, बहन जी, हमारे घर की पहली शादी है, कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। लड़की वाले हैं, कितना भी कर ले कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से किया है आपने और किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है। नहीं, ये सारी तैयारियां मेरे बहू और बेटे ने की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा। शादी होने के बाद रीमा अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन आशा और कैलाश को शादी में कम खर्च वाली बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो रीमा से कुछ नहीं कहते और उसको बहुत पसंद करते हैं। कुछ दिन बाद रीमा अपने मायके जाती है। बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे खुश तो रहते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ तुम्हें? नहीं माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। बेटी जब ससुराल जाती है ना तो माँ को तो चिंता होती ही है कि वो ससुराल में ठीक होगी कि नहीं। रीमा के मायके आने से आशीष फिर परेशान। ये रीमा तो फिर आ गई। अब हमको इसे कुछ ना कुछ विदाई के समय देना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहा तो जो कटौती हमने इसकी शादी में की उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जितना सोच लो काम खर्च, उतना ही खर्चा सर पे आ जाता है। अरे तुम चिंता ना करो, मैं रीमा को समझा दूंगी। देखते जाओ अब होता है क्या। ठीक है, लेकिन माँ को इस बात का पता ना चले, वरना बिना बात का ड्रामा हो जाएगा। विनीता मौका देखकर रीमा के कमरे में उसको समझाने जाती है। भाभी, आपने जो मुझे समझाया था कि शादी सिंपल होनी चाहिए, ये बात मेरी सासू माँ को बहुत पसंद आई और वो मेरी इसलिए बहुत तारीफ़ भी करती हैं। पर ये सब आपकी वजह से हुआ। आप मुझे कितना प्यार करती हैं, जो मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। अब मैं इसको आसानी से समझा दूंगी। ये बस ऐसे ही मेरी बातों में आती रहे, फिर एक दिन इसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लूँगी। क्या हुआ भाभी, अब परेशान लग रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, पर क्या बताऊँ रीमा, तुम्हारी शादी में इतना कर्जा हो गया कि उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो सकी है। हमने कितना ही किया, लेकिन बेटी की शादी में सब कम ही पड़ जाता है। तुम्हारे भैया ने ना बहुत कर्जा ले रखा है शादी में।
चिंता न करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। रीमा, ये तुम्हारी पहली विदाई होगी और हमको तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन खाली हाथ भेजा तो तुम्हारे ससुराल में मायके वालों का मजाक बन जाएगा। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप सबका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। ये फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और रही बात ससुराल की, तो वो लोग इतना कुछ नहीं सोचते हैं। बहुत समझदार हो तुम रीमा, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करे। बहू को पहली विदाई में घर से खाली हाथ आते देख पड़ोसी आशा को भड़का देते हैं कि तुम्हारे बहू के मायके वालों ने उसे खाली हाथ भेज दिया। लेकिन वो किसी के भड़कावे में ना आकर समझदारी से काम लेती है। बहू, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान रहती हो, क्या हुआ? माँ जी, मेरे भैया भाभी ने मेरी शादी कर्जा लेकर की और अब वो लोग उस कर्जे को भर भर कर परेशान हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रही थी और मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, समय के साथ सब ठीक हो जाता है और ये तो हर भाई का फर्ज होता है। सो तो है, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से वो लोग परेशान ना हो। अच्छा सुनो बहू, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, होली पर वो लोग तुमको घर बुलाएंगे, तो जाकर अपनी पैकिंग कर लो, जाओ। ठीक है। इस बार होली पर रीमा अपने घर जाकर आती है, पर इस बार भी खाली हाथ ही आ गई। ये देखकर कैलाश और आशा बहुत नाराज होते हैं। कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि रीमा के भाई ने एक बड़ा घर खरीदा है। तब वो रीमा से पूछते हैं, देखो रीमा, तुम्हारे घर वालों की तरफ से ना बहुत सी गलतियाँ हुई है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। सॉरी माँ जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों नाराज़ हैं। मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं बहू, बल्कि होली के त्यौहार पर हर दामाद को उसके ससुराल से नए कपड़े मिलते हैं, लेकिन मेरा बेटा हमेशा की तरह इस बार भी खाली हाथ आ गया। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, इकलौता दामाद है और उसको खाली हाथ भेज दिया। सॉरी माँ जी, लेकिन मेरी भाभी ने बताया था कि उनका कर्जा अभी तक नहीं निपटा है, इसलिए अभी वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, अगर कर्जा नहीं निपटा तो इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया? तुम्हारी शादी में तो ऐसा कोई खर्च भी नहीं किया था जो कर्जा इतना ज़्यादा हो कि अभी तक भर ना पाए हो। घर? कौन सा घर माँ जी? रीमा, तुमको सच में नहीं पता मैं किस घर की बात कर रही हूँ? नहीं माँ जी, नाम मुझे मेरी भाभी ने बताया, ना ही भैया ने। अरे कुछ नहीं बहू, तेरी सास मजाक कर रही है, चलो जाओ सब काम करो। आशा और वरुण समझ जाते हैं कि रीमा को कुछ नहीं पता। उसके भैया भाभी उसके साथ अभी तक चालाकी करते आए हैं। इसका पता लगाने वरुण और आशा कमला से मिलने जाते हैं और आशीष और विनीता की सारी बातें उसे बताते हैं। मुझे माफ़ कर दो आशा बहन, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बेटे बहू ने मेरी पीठ पीछे ये सब किया है। मुझे लगा उन्होंने रीमा की शादी की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होगी। कहना नहीं चाहिए, पर वरुण को होली पर भी उसकी ससुराल से कुछ नहीं मिला। क्या? आपने मुझे बताया क्यों नहीं दामाद जी? विनीता ने तो मुझसे कहा था उसने आपकी और रीमा की विदाई बहुत अच्छे से की थी। लगता है कमला बहन, आपसे और रीमा से बहुत कुछ छुपाया गया है। अच्छा ये बताइए, आशीष और रीमा की शादी के लिए कर्जा लिया गया था क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी दोनों बच्चों के नाम की है और रीमा की शादी में सारा पैसा उसके हिस्से का ही लगा है। अब वरुण और आशा सारा खेल समझ जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रीमा की प्रॉपर्टी लेने के लिए उसके हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी और इसके लिए विनीता कोई ना कोई बहाना करके रीमा से हस्ताक्षर लेने उसके घर ज़रूर आएगी। इसलिए अब वो रीमा पर नज़र रख रहे थे। एक दिन आशीष और विनीता उससे मिलने उसके घर आते हैं। भाभी, आज बहुत दिनों बाद आपको मेरी याद आई क्या? ऐसी बात नहीं है रीमा, कभी अपनों को भुलाया जाता है क्या? अच्छा ये बताओ भाभी, कैसे आना हुआ? रीमा, मेरा ना ट्रीटमेंट होना है हॉस्पिटल में, उसके लिए 2 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए। एक तो आशीष ने कर दिए हैं, दूसरे तुम कर दो। अच्छा, तो दूसरे कमला बहन से करवा लो, वो तो आशीष की माँ है। आशा को सामने देखकर आशीष और विनीता डर जाते हैं। अब वहाँ कैलाश और वरुण भी आ जाते हैं। हाँ भाभी, माँ जी से ही हस्ताक्षर करवा ली थी आप। वरुण, जल्दी जल्दी में घर से निकले ना तो याद नहीं रहा। रीमा के हस्ताक्षर से भी काम चल जाएगा। अरे माँ जी के हस्ताक्षर लेने घर जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो यहीं है, अभी करवा लो।
वरुण आवाज़ देकर कमला को बुलाता है। कमला को सामने देखकर आशीष और विनीता को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी वरुण विनीता से वो कागज़ लेकर कमला के पास जाता है, लेकिन हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ता है और समझ जाता है कि वो हॉस्पिटल के कागज़ नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं। ये क्या आशीष भैया, आप हॉस्पिटल की जगह प्रॉपर्टी के दस्तावेज लेकर आ गए? अब लगता है मैं गलत फाइल ले आया। अरे अब तो सच बोल दो, जब पकड़े गए हो तो। कैसे सच माँ जी? आप क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विनीता को ऐसे देखकर कमला चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली डायन, अब तो सच बोल कि ये सब तुम दोनों की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश है। मुझे माफ़ कर तुम माँ, मैं विनीता के भड़कावे में आ गया था और अपनी ही बहन की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। वाह भैया वाह, मैं तो आज तक यही समझती रही कि आप कर्जे में हो और आप तो मेरी ही प्रॉपर्टी खाने चल दिए। मुझे माफ़ कर दो रीमा। नहीं, मैं अब आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर आप लोग मुझे ये बता देते तो मैं खुशी खुशी अपनी प्रॉपर्टी आप दोनों को दे देती, लेकिन अब मुझे मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए और वो भी अभी। अब कमला रीमा को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी देकर आशीष और विनीता को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद रीमा अपने ससुराल में सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन उससे वहाँ कोई नाराज़ नहीं था। वो सब खुशी से रहने लगते हैं। विनीता को अपने लालच की सज़ा मिलती है। कमला उसका नाम हमेशा के लिए प्रॉपर्टी से हटवा देती है।